अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, जिसमें 302 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, इस्तेकाम पार्टी के सदर अलीम खान, सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और दीगर नौमुंतखब अराकीन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया है। 16वीं असम्बली की बात की जाए तो इस असम्बली में 45% अरकान 60 साल से जायद की उम्र के हैं, जबकि 2013 में ये तादाद 36 और 2018 में 29% थी। 45% अरकान असम्बली का पेशा जमींदारी, 36% का तिजारत, जबकि 11% अरकान का ताल्लुक वकालत के पेशे से है। तालीम की बात की जाए तो PhD और MPhil स्कॉलर्स 1% मास्टर्स डिग्री रखने वाले 41%, जबकि मैट्रिक पास अरकान की तादाद 5% है। पाकिस्तान में भले ही जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत ना हो, मगर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की हर कौमी असम्बली ने मुल्की निज़ाम पर किसी न किसी तरह की गहरी छाप ज़रूर छोड़ी है। गुज़िश्ता 3 असम्बलियों की ही बात की जाए तो 2008 की असम्बली को अहम आइनी तरामीम और कानून साजी के हवाले से याद रखा जाता है। 2013 की असम्बली ने 2014 में मुत्तहिद होकर धरनों का मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कानून साजी की गई, जबकि 2018 की असम्बली को इस बिना पर याद रखा जाएगा कि उस असम्बली से पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब देखना होगा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली अपने रिकॉर्ड में कौन कौन सी कामयाबी या नाकामी दर्ज करवाती है। इस असम्बली को ज़्यादा यादगार रहने के लिए कौन कौन सी नज़ीरें कायम करना होंगी। इस असम्बली को माजी की किन असम्बलियों की मिसालों से सीखने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि इस असम्बली को आने वाली असम्बलियों के लिए बेहतरीन मिसाल बनने के लिए क्या क्या इक़दाम करना होंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया जी। इलेक्शन हो गया, असम्बली का इजलास कब होना है वो भी हो गया, और अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। आज का सारा दिन सबने यकीनी तौर पर देखा है असम्बली का माहौल और अहवाल। तो सवाल आप सबसे इस तरह से, नई असम्बली, नया जोश व जज्बा, 16वीं कौमी असम्बली से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? इफ्तिखार साहब। मेरी तवक्को सबसे पहली तो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो वादे किए गए उनको कानूनी और आइनी शक्ल दी जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो एक तरफ़ा तौर पे जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं उनके हक़ में ज़्यादा जा रहे हैं, और जमहूरियत की मुखालिफ ताकतें पीछे बैठ के जमहूरियत का खेल करवा रही हैं। ये बहुत संगीन मामला है। अगर वो लोग इस जमहूरियत का खेल करवाने से बाज नहीं आएंगे तो वफाक हर आने वाले दिन में कमज़ोर होगा, और यहाँ पे इलाकाई जो सोच फ़िक्र है वो जन्म लेगी, जिसकी मिसाल हमें एक सूबे के इंतखाबी नताइज से मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सिलसिला जारी रखना है। इस सिलसिले पे काबू पाने के लिए वही तजवीज़ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो चीज़ें उनका तयन किया गया उस पर अमल करें। दूसरी बात, आइन जो है 2 साल से आइन में बहुत सारे ऐसे हुक्म नज़र आ रहे हैं, उनको ख़त्म करने की अब ज़रूरत है। अब ये ख़वातीन की नशस्तों वाला मामला देख लें। ये एक ऐसा हुक्म है जिसकी वजह से बिला वजह हम बदनाम हो रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है ये रगमाल बना हुआ है। आज जो भी असम्बली में हुआ उसकी एक रीज़न ये थी कि उन नशस्तों का फ़ैसला नहीं हो पाया। अब उन नशस्तों का फ़ैसला करने के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा और वाज़ेह तौर पे लिखना पड़ेगा कि भाई ऐसी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं। अगली बात है कि मुल्क में जो बिगड़ती हुई इखलाकी इक़दार हैं, ये बात आपको बड़ी छोटी नज़र आएगी, लेकिन मुल्क के अंदर बिगड़ती हुई इखलाकी जो इक़दार है और उसकी जो वजह सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी के नाम पर जो इजहार किया जा रहा है उस पर संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, आज़ादी ज़रूर दें, लेकिन आज़ादी का जो इस्तेमाल हो रहा है आप सब देख रहे हैं, जानते हैं कि वो अब अच्छा नहीं है। और ये बिल्कुल मजाक बन रहा है, हमारा सारे अदारों का मजाक बन रहा है। मसलन एक बच्ची है पुलिस ऑफिसर, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाते हैं, उसको शाबाश देते हैं उसके एक अमल की बिना पे।
सोशल मीडिया कहता है जी इसलिए बुलाया गया कि इसने 9 मई में लोगों के साथ ज्यादती की थी, इसलिए शाबाश दे के बुलाया गया। मैं इस तरह तो नहीं चलेगी रियासत। हर काम के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू करना और उसको फिर फैलाना और दुनिया भर में उसका ढंढोरा पीटना, इससे नहीं रियासत चल सकेगी। ये मैं आपको साफ बता दूं। पार्लियामेंट के जो दोस्त हैं अब उनको सोचना चाहिए कि वो इस पर कैसे अमल करते हैं और इसको करना पड़ेगा, वरना ये पार्लियामेंट जो आज तो मास्क पहन के आए थे ना कुछ लोग, इससे ज़्यादा भी मामला जाएगा। आप देख लें कि मास्क के किस तरह वायरल हुआ। काश किसी ने कोई बात ऐसी की होती जो मुल्क के बेहतरी में होती। अब क्या हमारा तासर बढ़ जाएगा और कहेंगे लोग जी पार्लियामेंटों में होता है ऐसे। बिल्कुल होता है जी पार्लियामेंटों में, लेकिन पार्लियामेंट वालों को भी सोचना होगा कि उनकी जो भद्द उड़ाई जा रही है इस पर काबू कैसे पाना है, वरना ये चलेगा नहीं सारा कुछ। ये मैं आपको अर्ज करता हूँ। सो मेरे नज़दीक ये 3-4 अहम चीज़ें हैं जिस पे पार्लियामेंट के अरकान को कानून साजी करनी है, जरूर करें। आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आप इसकी बात करें। आगे बढ़ते हैं। ज़ैगम साहब, हर असेंबली के अपने हालात और अपना अपना मारूज। आपकी राय में कानून साजी, कंडक्ट और फिनिशिंग के एतबार से अगर मैं 8, 13 और 18 देखूं, आपको कौन सी बेहतर लगती है तीनों में से, और अब से क्या तवक्कुआत हैं? इसमें कोई शक नहीं कि 2008 की असेंबली जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की दूसरी बेहतरीन असेंबली थी। यानी 1971 की असेंबली जिसने पाकिस्तान को एक आइन दिया और पाकिस्तान का एक पूरा इंतजामी जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया और खड़ा किया। उसके बाद 2008 वाली बेहतरीन थी। उसके बाद मुसलसल हमारा जो पार्लियामानी निज़ाम है वो कमज़ोर होता गया और पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस भी वो भी मुसलसल कमज़ोर होती गई। 2013 की असेंबली 2008 से बुरी थी या कह लीजिए उसकी परफॉर्मेंस कम थी। 2018 में मामला और ख़राब था और अभी देखिए क्या होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने जिस जोशो खरोश की बात की, जो असली हकीकी जोशो खरोश एक नए आगाज पे होना चाहिए था, वो ना तो हुकूमत में है, ना अपोजिशन में है, ना ही अवाम में है। और ये पार्लियामान एक तरह के बहरान से अपना आगाज कर रही है और इसको बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमारी क्या तवक्कुआत हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पार्लियामान को अपना साख, अपनी लेजिटिमेसी बहाल करनी होगी। पाकिस्तान एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी है। अगर पार्लियामान की साख ही नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, रियासत की क्या साख होगी। और ये जो उसकी साख को नुकसान पहुंचा है, ये बाहर से भी पहुंचा है, ये अंदर से भी पहुंचा है। तो सबसे पहला जो काम करना होगा पार्लियामान को, वो ताकत के निज़ाम में अपनी जगह को एडजस्ट करना होगा परफॉर्मेंस के ज़रिए से। जो दूसरे 2 पिलर्स हैं, यानी जो इंतज़ामिया है और जो जुडिशरी है, जो उसके अंदर घुस आए हैं, उसके इलाके में घुस आए हैं, उसके इख्तियारात में तजावुज़ कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से उनको पीछे धकेलना होगा। और कैसे करना होगा? वो इस तरीके से कि पार्लियामान के 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं, उस पर फोकस करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें उस पर, हुकूमत भी अपोजिशन भी। सबसे पहला काम है नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा है उनके हकूक की आवाज़ बने, उनको सही तौर पर रिप्रेजेंट करें, आवाज़ उठाकर भी, गुफ्तगू पर भी, लेकिन पॉलिसियाँ और कवानीन बना के भी। जो पॉलिसियाँ बनाए, जो कवानीन बनाए, वो मफादात के लिए मत बनाए, अपने या मखसूस मफादात के लिए मत बनाए, अवाम के लिए बनाए जिन्होंने आपको मुंतखब किया। दूसरी बात, कानून साजी, बेहतरीन कानून साजी करें, मेहनत से करें। ये काम ना करें जिस तरीके से जाते जाते असेंबली ने जो है वो दर्जन भर पैसे लेके यूनिवर्सिटियों के जो हैं वो चार्टर मंजूर कर दिए थे। वो कानून साजी करें जो जिसकी कौम को ज़रूरत है। कानून साजी का निज़ाम बेहतर करें। ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से बजट पास होता है, बजट सबसे बड़ी कानून साजी होती है क्योंकि हर काम पैसे से होता है और बजट में पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं होता। गैर मुंतखब इदारे बजट बना के भेजते हैं, इतनी ढेर सारी किताबें आगे ला के फेंक दी जाती हैं पार्लियामेंटेरियंस के और वो आहो कह के उठ जाते हैं। हालांकि जो बजट का साइकिल है जमहूरी निज़ाम में वो पूरे साल चलता है, कमेटियों का रोल होता है, पार्लियामेंट बजट मुसलसल बनाने में शामिल होती है। और तीसरी बात यह है जो पार्लियामेंट का तीसरा रोल होता है कि इदारों की, महकमों की निगरानी, ओवरसाइट, वो कैसा काम करते हैं। और ये काम होता है ये काम होता है कमेटी सिस्टम में, कि हर डिपार्टमेंट की, हर महकमे के अगेंस्ट एक कमेटी होती है और वो कमेटी अगर मौसर तौर पर काम करे
तो वो उस डिपार्टमेंट पर बेहतर तौर पे नजर रखती है। और जो सबसे अहम कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी, वो उस पर काम करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि वजीर आजम सदर बनने की कोशिश ना करें, पार्लिमानी लीडर बने, वक्त दें, आए, पार्लियामेंट को अहमियत दें और अपोजिशन पार्लियामेंट्री अपोजिशन करे। देखिए, जो बाहर के मुजाहरे होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मत लाएं। ठीक, अच्छी पार्लियामेंट्री अपोजिशन करके दिखाएं। आप दिखाएं कि आप अल्टरनेटिव हैं, आपके पास मसाइल का हल मौजूद है। ठीक हो गया जी, मसाइल का हल भी है और आप अच्छे मुतबादिल हैं। शहजाद साहब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का अपना अपना किरदार है। आज भी एहतजाज भी हुआ, आपके ख्याल में आपकी तवक्कुआत क्या हैं कि एहतजाज भी जारी रहे और असेंबली डिलीवर भी कर पाए? वो कैसे मुमकिन होगा इस असेंबली से? एहतजाज भी कर पाए और डिलीवर भी कर पाए। देखिए, एहतजाज के ज़रिए भी हैं करना, अगर उनका हक है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी वजह जब वो आए हैं एहतजाज के लिए नहीं आए, वो अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो इसलिए मेरा पहला नुक्ता तो ये है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने इनको इलेक्ट करके भेजा है। और अवामी नुमाइंदे का मतलब ये है क्योंकि अवाम जो हैं वो ताकत का सरचश्मा होते हैं। अगर अवाम मजबूत होंगे तो ये मजबूत होंगे, अगर अवाम कमज़ोर रहेंगे, नहीफ रहेंगे और स्ट्रेंथ नहीं गेन करेंगे तो ये भी फिर कमज़ोर ही रहेंगे अवामी नुमाइंदे। तो इसलिए पहला बात तो ये है कि पब्लिक सर्विस है ये सियासत ताकत का हसूल नहीं है। उसमें हुकूमत साजी ज़रूर होती है, सियासत का एक हिस्सा हुकूमत साजी का होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह पब्लिक सर्विस है। अगर पब्लिक सर्विस के तौर पे इसको जानेंगे तो फिर वो तमाम चीज़ें जिसे जो हम तवक्को करते हैं इनसे वो ये कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला काम मैं तो अपने पार्लियामेंटेरियंस चाहे दोनों साइड्स पे बैठे हैं उनसे ये तवक्को करूँगा। दूसरा, हुकूमत पे नज़र रखना पार्लियामेंट का काम होता है। बैलेंस ऑफ पावर का जिक्र किया, मैं उसको बहुत ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता जो जगम साहब ने किए, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? इस पार्लियामेंट ने हुकूमत पे नज़र रखनी है। आमतौर पे समझा जाता है कि हुकूमत और पार्लियामेंट तो एक ही चीज़ है क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है। नहीं, जब वज़ीर आज़म आता है पार्लियामेंट के अंदर तो फिर इस पार्लियामेंट ने उससे सवालात पूछने होते हैं, उसको क्वेश्चन करना होता है। उन्होंने जिक्र किया 2-3 तरीकों से किया जाता है। लेजिस्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी बहस उसके अंदर शामिल होकर लेजिस्लेशन ऐसी करें जिससे कि अवाम का फ़ायदा हो, रियासत का फ़ायदा हो। ये ना हो कि रियासत को या अवाम को नुकसान पहुंच रहा हो, क्योंकि कोई हुकूमत जो आती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आती है कि उसने 5 साल के लिए रियासत को भी लेके चलना है आगे, उसको भी बढ़ाना है और अवाम को भी उनका जो हाल है उसको भी बेहतर करना है। तो इसलिए उसकी बुनियादी ये 2 चीज़ें हैं जिसके लिए हुकूमत कोई भी आएगी। तीसरी बात उन्होंने जिक्र किया, हाँ मैं ये तवक्को ज़रूर करूँगा उनसे, इस पार्लियामेंटेरियन से, कि एक्टिवली रियासत, हुकूमत, आइन, कानून और मईशत, इस पे बहस होगी, फोकस। बाकी आपका खेल खिलाड़ी आपने करना है, जाके किसी वक्त आपने एहतजाज करना है, दिखाना है कितनी मोहब्बत करते हैं किसी के साथ, वो अलग चीज़ है। चौथी बात, बजट के ऊपर खुदारा ये जो किताबें आपको दी जाती हैं इसको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यूं होगा कि ये जो हुकूमत होती है वो फ्री राइड लेती है आपके बजट के ऊपर। फाइनेंस बिल का एक मकसद होना चाहिए, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो किसी साल के अंदर एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं दिए जा सकते। ये इसका एक बुनियादी हक है। पार्लियामेंट के पास वो ताकत है कि कितने पैसे वो किसी को एलोकेट करता है कि नहीं करता। ऐसा सारा उसका कल्चर मुकम्मल तौर पर खत्म करें। फाइनली बात को खत्म करता हूं मैं अपनी ये कहते हुए, सोशल मीडिया पे हम बहुत बात करते हैं, मैं चंद चीजें उसके अंदर जरूर शामिल करना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी, तालीम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सप्रेशन, इन पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक हो गया। हमें माशरे को सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि इन तमाम चीज़ों को जो कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन और नॉलेज हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और आगे लेके चलना है। और अपनी कैपेसिटी इनको मैनेज करने की और हैंडल करने की आनी चाहिए। ये नहीं कि आंखें और कान बंद करके बैठ जाए कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ या कोई बोल नहीं पाता या कोई मैं देख नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो उसको मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि इन रस्तों को बंद किया जाए। ठीक हो गया जी। अब सर साहब, ये पहली असेंबली नहीं है जिस पर धांधली की पैदावार कहा जाए। ये इल्ज़ाम 13 और 18 के बाद भी बदतरीन इल्ज़ामात लगाए गए और आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि 180 नशस्तों का उनका दावा था और असेंबली को नामुकम्मल। अब आप इस असेंबली से क्या तवक्को रखते हैं? क्या 13 और 18 की असेंबली की तरह हम यहाँ भी इस्तीफे आते देखेंगे? पॉसिबिलिटी तो है, हर चीज़ की है। इस्तीफे आ भी सकते हैं, असेंबली आगे भी चल सकती है, काम भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंड करता है नीयतें क्या हैं। और नीयतें मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही किसी की भी।
जो भी हमारे यहाँ पावर सेंटर्स हैं जितने भी पाकिस्तान में, जहाँ बैठते हैं कुछ लोगों से जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनसे जो बातें सुनते हैं, मायूसी होती है, अफसोस होता है, अफसुर्दगी, डिप्रेशन, यही चीज़ें होती हैं। तो क्या कह सकते हैं कि इस असेंबली ने क्या करना है जो इसका आगाज़ ही ऐसा हो रहा है। अफसार साहब, आपने तो बहुत ही मायूसी, अभी तो असेंबली का पहला दिन है, कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, इतवार को वजीर आजम ने आना है, आपने तो एकदम ही प्रोग्राम में भी डिप्रेशन तारी कर दिया है इतनी मायूसी की बात करके। आपकी तवक्को क्या है, ये असेंबली माजी की असेंबलियों से क्या ले सकती है, क्या छोड़ सकती है? देखिए, मैं मायूसी का कायल नहीं हूँ, उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद है तो रह रहे हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं अपनी जितना कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारी जो रूलिंग एलीट है इसकी नीयत को ठीक कैसे करें। मतलब अब आप देखें कि आपने कहा असेंबली से क्या तवक्कुआत है। मतलब मेरी पहली तवक्को इस असेंबली से ये है, और ये मैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ये बात आपको कर रहा हूँ, कि वो वफाक को बचा सकते हैं तो बचा लें। ये पहली तवक्को है मेरी। यहाँ मीडिया को फुर्सत नहीं है इस बात से कि मरीम नवाज ने एक पुलिस ऑफिसर के सर से दुपट्टा ऊपर कर दिया, इससे फुर्सत नहीं है, वरना उन्हें पता चले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वहाँ किस तरह लोग टूटे पड़ रहे हैं जिन अपना माल बनाने के लिए, सब शामिल है। ठीक, और उस वजह से अवाम का वहाँ क्या हाल है, असल उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले उनका क्या हाल है, क्या सोच है अवाम की, और वो आपसे कितना दूर जा चुके हैं ज़हनी तौर पे, आपको कोई पता नहीं। इस तरफ दरअसल की इस तरफ नहीं पता आपको कुछ भी। दूसरी तरफ केपी में जो हुकूमत आई है अब, उसमें जो उस हुकूमत को लाने में जो टीटीपी का रोल है, मतलब मैं डरता हूँ कुछ बातें करते हुए कि इंसान को ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। अब देखें, कई साल पहले मेरे ख्याल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और अब तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है वो एक बीच में बात आ गई, मैंने कहा कर दूं कि वो व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है वो बहुत अच्छा दौर था। इस साल इस तरह का खौफ नहीं था उस वक्त इस माशरे में। अब सर साहब, आपने एक बात की रूलिंग एलीट की नीयत की, और फिर आपने कहा बात करते डरते हैं। ऊपर शहजाद साहब ने एक बात कही कि आप एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते आज के दौर में, बात को छुपा नहीं सकते, कान और आंख बंद नहीं कर सकते। तो क्या रूलिंग एलीट की जिस बात की आप बात कर रहे हैं, डर और खौफ आता है, रूलिंग एलीट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बात की? नहीं, ये सिर्फ एक साइड है ना कि रूलिंग एलीट का खौफ आता है। बात ये है कि हमने ये जो शहजाद साहब ने बात की, हमने सिखाया क्या, उन्होंने कहा सिखाना चाहिए, क्या हमने सिखाया क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे अपनी यंग जनरेशन को? हमने बाकायदा प्लानिंग के तहत पैसा लगा के सिखाया उन्हें कुछ। क्यों सिखाया ऐसा? उसका जो अंजाम हम आपको नज़र आ रहा है, जो इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे, अखलाकी कदरों की, ये वो जो भी बात कर रहे हैं, ये क्यों सिखाया गया, किन्होंने सिखाया, क्या ऑब्जेक्टिव था, अचीव किए? कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हुआ इस मुल्क में उनका? एक बात आपने की, मैं तो और बात कर रहा था कि वफाक को बचा ले ये पार्लियामेंट जिस तरह इस मुख्तलिफ पावर सेंटर बलूचिस्तान के वसाइल के पीछे भाग रहे हैं इस वक्त, उस अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लें, ये पार्लियामेंट करवा ले। लेकिन पार्लियामेंटेरियन भी बीच में शामिल है, मैं क्या करूं? ठीक है, चलें पार्लियामेंट अदलिया की रिफॉर्म्स कर ले, पार्लियामेंट एग्जेक्टिव की रिफॉर्म कर ले, पार्लियामेंट मीडिया के साथ कुछ ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर ले जिसमें मीडिया भी अपना प्रोफेशनल काम करे। मीडिया वाले भी तो अपने आप को खुदाई नाउज़बिल्ला समझते हैं ना कि हम सब पे तनकीद करेंगे, सबके कपड़े उतारेंगे, हमसे सवाल ना पूछा जाए हमारे ज़राए आमदन क्या हैं, हमारे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं कि नहीं हैं, हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा एहतसाब क्यों नहीं होता? हमसे क्यों नहीं पूछा जाता आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन हैं कि नहीं है? तमाम एंकर्स के, तमाम एग्जेक्टिव्स के, तमाम मीडिया मालिकान के खुद से रखने चाहिए, क्यों नहीं होता? तो एग्जैक्टली हमें पहले खुद डिक्लेयर करना चाहिए, जजों को खुद डिक्लेयर करना चाहिए और मीडिया वालों को खुद डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये अखलाकी इन्हितात इतना हो गया है उन गालियों के जरिए जो डिजिटल मीडिया के जरिए सिखाई गई हैं कि अब कोई फरिश्ता, आप कोई इस मुल्क में अच्छा काम करे उसमें जो खातून ऑफिसर तनकीद हो जाएगी। यू आर वेरी वैलिड, आप बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। कितनी तनकीद हो रही है? हमें बहुत कुछ अपने अंदर देखने की होती है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद साहब,
हाँ, मैं एक छोटा सा कल अफसार ने एक बड़ी अच्छी एक बात की, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। वो बात ये थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे ये जो रेटिंग्स का सिस्टम है, फिच ने और स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज की जो बात हम कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 3 एजेंसियां हैं, ये सिर्फ ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान को हमने कैसे डाउन करना है और इसलिए इनकी रेटिंग को पीछे नीचे कैसे किया जा सकता है, ये दुनिया के मुल्कों की रेटिंग्स को इवेल्युएट करते हैं और उसके हिसाब से रेटिंग देते हैं। उससे मुमासलत इस तरीके से हम ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जिन लोगों को अफसार साहब कहते हैं, मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता कि किसने किसको ट्रेन किया, मिसाल के तौर पे किसी को ट्रेन ना किया होता, ठीक, तो ये जो फेसबुक और जो एक्स जो ट्विटर है और ये जो आज जिस हालत में है, क्या ये रुक जाता, ये पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से ना आता जिस तरीके से आ रहा है? हाँ, हमें उस चीज से शिकायत है कि इसको जिस तरीके से एक तबका पाकिस्तान का, उसके अंदर आप पार्टी को आप ब्लेम करते हैं, आप उसके एनेबलर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन इन तमाम ये जो एक रॉ बह के आ रही है, इसको नहीं आप रोक सकते। अब उस वक्त कौन कैसे यूज करता, जिसका पहले हाथ पड़ता वो क्या करता, कौन किसा, अभी अल्फाज गालियों का निजाम हमारे मुल्क में तो सदियों पुराना है। बिल्कुल सही। कौन किसको किस वक्त गाली दे दे, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन एक वैल्यू सिस्टम है जो आपको चेक करता है। हमें देखने और है कि हमें थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। ठीक है जी। 16वीं कौमी असेंबली ने हल्फ उठा लिया है, हमारी भी एक उनके साथ है और उम्मीदें भी बहुत हैं, और कहीं ना कहीं सबको अपनी तरफ देखने की जरूरत है कि जो कुछ हमने सीख लिया है या लर्न कर लिया उसको अनलर्न कैसे किया जा सकता है बेहतर माशरे के बनने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सोच क्या रही है और करना क्या चाह रही है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एमक्यूएम के लीडर मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की मुबैना ऑडियो लीक्स ने न सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात पर अहम सवाल खड़े किए, बल्कि वहीं पर आने वाले सियासी सेटअप में भी एमक्यूएम के गैर अहम सियासी किरदार को वाज़ेह कर दिया। कौमी असेंबली की पार्टी पोजीशन को देखें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक नून लीग के पास 108, पीपल्स पार्टी के पास 68, काफ लीग 5, IPP 4 और बाप पार्टी के पास 1 नशस्त है। यूं शहबाज शरीफ 186 अरकान की हिमायत से बड़ी आसानी से वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एमक्यूएम की 22 नशस्तों की कतई जरूरत नहीं। कौमी असेंबली की इस पार्टी पोजीशन ने एमक्यूएम की पॉलिटिकल बारगेनिंग को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। इससे पहले एमक्यूएम कौमी असेंबली की पार्टी पोजीशंस का भरपूर फायदा उठाती आई है। 2002 में किंग्स पार्टी काफ लीग के पास मतलूबा अक्सरियत से कम यानी 105 नशस्तें थीं। यूं एमक्यूएम की 17 नशस्तें काफ लीग की हुकूमत के लिए जरूरी थी। इसी तरह 2008 में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के पास 124 नशस्तें थीं। यूं एमक्यूएम 25 नशस्तों के साथ उसकी भी जरूरत बनी रही। 2013 में नून लीग के पास 166 नशस्तें थीं, उसे एमक्यूएम की 24 नशस्तों की कोई जरूरत नहीं थी। मगर फिर 2018 के इंतखाबात के बाद पहले इमरान हुकूमत और फिर शहबाज हुकूमत के लिए एमक्यूएम की 7 नशस्तें नागुज़ीर जरूरत बनी रही। एमक्यूएम ने इन अदवार में अपनी इसी पोजीशन को भरपूर बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया। एमक्यूएम ने सिंध की गवर्नरशिप के ओहदों से लेकर मरकज में अहम वजारतों के भरपूर मजे लूटे, मगर अब की बार शहबाज हुकूमत को पीपल्स पार्टी के अलावा एमक्यूएम समेत किसी भी सियासी जमात की नागुज़ीर जरूरत नहीं है। ऐसे में नून लीग का अब तक का रवैया भी यही दिखाई दे रहा है कि वो इस मर्तबा एमक्यूएम की विकेट पर नहीं खेलेगी। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो उसे न सिर्फ एमक्यूएम की सिंध असेंबली में 28 नशस्तों की जरूरत नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए एमक्यूएम के मुतालिबात, खास तौर पर कराची के इख्तियारात का मुतालिबा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में क्या एमक्यूएम अपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकती है? इस सूरत में यह सवाल अहम रहेगा कि एमक्यूएम भले ही नून लीग या पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत ना हो, मगर कराची की सबसे बड़ी जमात की अपोजिशन को बर्दाश्त करना क्या हुकूमती इत्तेहाद के लिए इतना आसान काम होगा? वो भी ऐसे वक्त में जब कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 से ज्यादा अरकान के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के 8 अरकान भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर चुके हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल हमारा इस मुतालिक, हुकूमती इत्तेहाद नून लीग 108, पीपल्स पार्टी 68, नंबर गेम पूरी, एमक्यूएम के 22 अरकान की जरूरत नहीं, मनपसंद वजारतें लेने की आदि एमक्यूएम क्या अब की बार ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना ही दानिशमंदी का फैसला कर पाएगी? जैगम साहब, सियासत कितनी बेरहम होती है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने धरना दिया, PDM बनवाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आगे आगे थे, यानी दुल्हा थे उस तमाम मूवमेंट के जिसने PTI को निकलवाया और इनकी हुकूमत बनवाई। जब हुकूमत बनने की बारी आई तो किसी ने मौलाना को पूछा ही नहीं। जब देग पकाई तो मौलाना बाहर और मौलाना नाराज।
देखिए, जब दो आदमियों का ग्रुप होता है ना, इसको सोशियोलॉजी में कहते हैं डायड, जिस तरीके से मियाँ बीवी। और जो तीन का ग्रुप होता है उसको कहते हैं ट्रायड, जैसे मियाँ और दो बीवियाँ। जब तीन लोगों का ग्रुप बनता है तो उसमें बड़ी मुश्किलात भी पैदा होती हैं, नए अमकानात भी पैदा होते हैं। अब ये जो इत्तेहाद है ये बुनियादी तौर पर डायड है, ये दो लोगों का, दो ग्रुप्स का इल्हाक है। इस वजह से कि इन दो में से अगर एक अलग हो जाए तो ये हुकूमत नहीं ठहर सकती। आप कितनों को लाएं, कितनों को ले जाएं, अगर बाकी तमाम लोग इकट्ठे होकर आ जाएं और फिर इकट्ठे होकर छोड़ भी जाएं तो हुकूमत नहीं टूटेगी। अगर इनमें से एक पीपल्स पार्टी निकल जाए और बाकियों को सब आप ले भी आए तो हुकूमत नहीं बनेगी। तो बुनियादी तौर पर ये दो पार्टियों का ही इत्तेहाद है। दूसरी जो जमातें हैं उनका कोई वेट नहीं है। छोटी जमातों की पाकिस्तान में मजबूरी होती है कि वो हमेशा हुकूमत में घुसने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने जो इलेक्ट्रेट है, जो अपने लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उन तक कुछ ना कुछ पहुंचा सके। अब सिर्फ एक वेट रह जाता है इन पार्टियों का, और वो है इनका खतरा कि कहीं ये पीटीआई के साथ ना मिल जाए, कहीं ये सड़कों पे जाए। अब वो खतरा एमक्यूएम से तो है नहीं। एमक्यूएम को तो जो ऑर्डर मिलेगा वही काम करेगी। एमक्यूएम को तो थोड़ी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। मौलाना से खतरा है, मौलाना को मनाने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि एमक्यूएम को कुछ ना कुछ दे और उसको सूबाई हुकूमत में भी लाए, और एमक्यूएम पे तवज्जो देनी चाहिए। उसकी मैंडेट पे कितने भी सवाल हों। एमक्यूएम कराची की गवर्नेंस के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो कह रही है वो बात बहुत ही अहम है। कराची को एक मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पे मुख्तलिफ तरीके से गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब सार साहब, एमक्यूएम कहती है जब तक उसके मुतालबात, यानी वो 4 वजारतें मांग रहे हैं, मुस्लिम लीग नून 1 वजारत देने की बात कर रही है, तो जब तक मुतालबा नहीं माना जाएगा विफाकी काबीना में नहीं आएंगे। क्या एमक्यूएम प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है और उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा? जाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और उनको रियलिस्टिक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी, और पीपल्स पार्टी को भी, और एमक्यूएम को भी, इन तीनों को रियलिस्टिक होना चाहिए। कोई मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। एमक्यूएम को भी ये याद रखना चाहिए कि पिछले 24-25 साल से वो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, अपनी मर्ज़ी की वजारतें लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के वहाँ काम करते हैं, किसी और का न सुनते हैं बात, ना किसी का हक़ वहाँ पे रहने देते हैं। तो ये भी ज़्यादती है। लेकिन आपने जैसे शुरू में कहा कि कराची की सबसे बड़ी जमात है और उनको बाहर रखना भी ज़्यादती है। फिर इसमें एक तीसरी बात भी है, तीसरा एंगल भी है। तीसरा एंगल ये है कि एमक्यूएम का जो मैंडेट मिला है कराची से, जितनी सीटें हैं उनकी, ओरिजिनली उनका ये मैंडेट नहीं है। ये एमक्यूएम को भी पता है जी। और आप जो टेप्स जो लीक हो रही हैं उनकी आप बात भी कर रही हैं। तो एमक्यूएम को मुझे नहीं समझ आई कि पहले आपने उन्हें मैंडेट दिलवा दिया जो उनका बनता नहीं था। जब दिलवा दिया तो फिर अब आप उनको चाह रहे हैं कि वो अपने जो उनकी असल पोजीशन है उस पर रहें। तो क्या ये बात वो मान लेंगे? आई डोंट नो, पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ को थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड रखना चाहिए। एमक्यूएम को भी अपने हिस्से से, साइज से ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, ना उम्मीद रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो जॉइंट कोalition गवर्नमेंट है मरकज़ में, उसके लिए सिंध के लिए ज़रूरी है कि एमक्यूएम के साथ ताउन, वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये क्या निकाल लेंगे, क्या उनकी नंबर गेम पूरी होने के बावजूद वो कोई मिडिल ग्राउंड निकाल लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे एमक्यूएम के साथ, इस पर बात रहेगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, एमक्यूएम के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक्स, कमजोर सियासी हैसियत का इतराफ, मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठने का मुस्तकिल रवैया रख सकती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या बिलाखिर हुकूमत का हिस्सा ही बनेंगे? देखिए, ये जो अभी फिलहाल मुझे लगता है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपना अंदाजा बताने की, अंदिया देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपना वजन बढ़ाने की कोशिश है मेरी नज़र के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अपने वज़न से ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं और इस वजह से ये शायद गेम में थोड़े पीछे रह गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इतने 5-6 राउंड्स किए उसके अंदर शायद इनके बारे में भी डिस्कशन एक कलीदी हैसियत रखती थी कि इनका असल में करना क्या है, किस हद तक अंदर लेके आना। तो इसलिए ये गेम में काफ़ी लैग करते नज़र आते हैं, जिसका इजहार आपने कहा कि उनके ऑडियोज़ में भी हुआ, वैसे भी हुआ। तो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरा, जिस तरीके से हम ये समझते हैं सारे, और ये पता नहीं सच है या नहीं है, कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाके चंद माह बाद कैबिनेट का हिस्सा बने।
उस वक्त हो सकता है कि MQM भी कैबिनेट का हिस्सा बने। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि MQM को भी पता है कि जो इस वक्त उनको तोहफा मिला है एक बड़ी जिसे कहते हैं मैंडेट की शक्ल में कराची के, जो कि मैंडेट तो नहीं है लेकिन मैंडेट बन गया सीटों के हिसाब से, तो वो जो तोहफा है उस तोहफे को मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय ज़रूर किया जाए इस मरतबा। वरना हो सकता है कि आइंदा कभी ये तोहफा भी या ये मैंडेट फिर दोबारा इस शक्ल में, सीटों की शक्ल में ना मिले। तीसरी जो चीज़ मैं कहता हूँ वो जैगम साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि सियासत बेरहम होती है। यहाँ तो मैं मानता हूँ सियासत बेरहम है। मुझे लगता है कि सियासत की जो बेरहमी है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खूब तरीके से ये सेंस कर रही है और वो जानती है कि पाकिस्तान जो MQM है वो इतनी वीक विकेट पे है कि थोड़ा सा और जोर लगाने की बात है, एक धक्का और दो, वो वाली बात है। और ये दीवार मुकम्मल तौर पे शायद हमेशा के लिए ना सी लेकिन बहुत देर तक के लिए गिर जाएगी। तो ये चीज़ें जो कि मेरे हिसाब से ये डिसाइड कर रही हैं। एक और बात कि MQM अगर पार्टनर बनती भी है तो एक ऐसी PMI PPP PMLN की मौजूदगी में तो उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि ये रहेगी ना रहेगी, फिर एक इंस्टेबिलिटी ले आए। तो मेरा ख्याल है उस सेंस में एक बड़ा सेंसिबल चीज़ है कि थोड़ा सा ज़रा इसको बाहर रखो, क्योंकि हम इंस्टेबिलिटी की कोई शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में नून लीग को एडजस्ट करने की जरूरत है? MQM ज्यादा मांग रही है या शहबाज हुकूमत के हुकूमती मामलात बाहर रख के चलाना ज्यादा आसान होंगे? देखिए बिल्कुल उनको आप अपने साथ लेके चलें जो पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल है। मैं तो कहता हूँ ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले उनको भी हुकूमत में ले लें। उनको भी हुकूमत में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बाद में कमेटियाँ बनेगी नेशनल असेंबली की उनमें उनको पूरी उनकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। क्योंकि देखें अगर पार्लियामानी जमहूरियत ने आगे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैंडेट तोहफे में ना मिले और मैंडेट को हम तोहफे के तौर पर ना लें, तो फिर अगर सही मैंडेट लेना है आइंदा कभी भी जब इंतखाबात हों तो आपको पार्लियामेंट के अंदर इतना मेहनत से काम करना पड़ेगा कि लोगों को यकीन हो जाए कि आप संजीदा हैं। और इसमें संजीदगी में सारी सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है, इसमें सिर्फ एक सियासी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी राय में क्या नून लीग को 4 वजारतें दे देनी चाहिए? 4 वजारतें या 5 वजारतें या 6 वजारतों की बात नहीं करता। मुतालबा ये है ना, मुतालबा कुछ भी हो सकता है। मेरा जो बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे आप IMF को लेटर लिख रहे हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल बड़ी ख़राब है, यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है। तो उस इस्तेकाम के ना होने को आप अपने इक़दामात से साबित करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपको हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन मैं एक आम शहरी के तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोग एक दूसरे के साथ तावन करें। अगर वो वजारतों में नहीं आ सकते तो बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ जिनमें उनको लाया जा सकता है और सिंध के अंदर उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट अगर करना चाहे पीपल्स पार्टी तो करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो वहाँ से मुंतखब हुए हैं। और ये हकीकत है कि कराची के अंदर जो इंतखाब हुआ लोकल बॉडीज़ का, उसमें एक जमात और दूसरी जमात के दरमियान जो मुकाबला हुआ सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल अक्सरियत तो नहीं आई। मैं अक्सरियत से मुराद मेरी है कि जितना वोट पड़ा, आप ये नहीं कह सकते 80% वोट वो ले गए, बाकी वोट भी किसी और को मिला। वो उस जमात को तो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इतनी नुमाइंदगी नहीं मिली। मैं एक सियासी बात कर रहा हूँ, एक जमहूरी मुतालबा कर रहा हूँ, हर एक को एकोमोडेट करो, कमेटियों में एकोमोडेट करो, मेरिट पर एकोमोडेट। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने वही कहा ना, मैं सबको एकोमोडेट करो। देखो ना ये उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख वोट लिया है, बाकी उन्हें 3 करोड़ कुछ लाख वोट लिया है। इन सबको मिलके चलना चाहिए ना। लोगों ने तो इनको हमारा नुमाइंदा बनाने के लिए इतना वोट दिया है, हमें लोगों के वोटों की जो अक्सरियत है उसको इकट्ठा करके अगर मुल्क चल जाए तो क्या बुरी बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, मिलकर चलें। मगर अवाम आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।